Hey all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. सो टुडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट से, दैट इज पॉलीसेकेराइड। लास्ट पार्ट में हम लोग ने मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स को कंप्लीट कर दिया था पूरा। थोड़ा लेंदी टॉपिक है बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो फिर वो बहुत ईजी लगेगा आगे। अब इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो होगा पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स कैसी चीज़ है ना कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कंपेयर टू मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स में से आते हैं क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर आप बिल्कुल शांति से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, नोट्स बनाओगे तो निकालो अपनी नोटबुक, पेन निकालो और बनाओ उसको। मोस्टली ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों से रिलेट कर पाओ तो अच्छा है। जैसे अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो उसको पहले लर्न करो। लर्न तो नहीं, आपको वैसे अपने आप ही बनाना आ जाएगा अगर आपने समझा होगा तो। लेकिन अगर आपको नहीं समझना है, अगर आपको ऐसा लगता है आप लर्न अच्छे से कर लेते हो, उसको लर्न कर लो। तो उस जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो पाइलअप होके आगे काम आती है, तो वैसे पॉलीसेकेराइड्स उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं आगे आगे चल के बताऊंगी क्या क्या पूछ सकते हैं और एक्सप्लेन भी करूंगी, कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ें होगी तो। और जो भी फैक्चुअल चीज़ें होगी अगर मैं कोशिश करूँ तो पहली बात तो यहीं पे ही याद करके जाना, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, यहीं पर ही पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड लर्न कर लेना। आगे हम अमाइनो एसिड भी पढ़ेंगे अगर टाइम साथ दिया तो। मोस्टली तो अमाइनो एसिड पढ़ने वाले और पॉलीसेकेराइड अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड, सबसे पहली बात पॉलीसेकेराइड होता क्या है। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोनोसेकेराइड क्या है, एक सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल है, वो है हमारा मोनोसेकेराइड, एक सिंपल मॉलिक्यूल। ऑलिगोसेकेराइड मतलब क्या था, अगर एक मॉलिक्यूल जो है वैसे सिमिलर या कोई अलग शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर 2 से लेकर के 9 तक अगर साथ में बाइंड हो जाते हैं तो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे के पूरे कंपाउंड को, जिसमें 2 से 7 तक कितने भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड, उस पूरे कंपाउंड को हम ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो, मान लो 200 हो, तो फिर इतने बड़े कंपाउंड को क्या बोलेंगे, वो है हमारा पॉलीसेकेराइड, मतलब 10 से भी ज़्यादा। उसमें या तो एक ही चीज़ के रिपीटेड हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, मान लो अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज ऐसे रिपीट। बीटा ग्लूकोज मान लो, जो हम पढ़ेंगे अभी सेल्यूलोज में, तो बीटा ग्लूकोज ऐसे 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 रिपीट में जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत सारे अगर आगे है, 6000 रिपीटेड यूनिट्स है। 200 तो मैंने अभी बहुत कम बोला, 6000 होते हैं, तो फिर उसमें आप क्या बोलोगे, वो पॉलीसेकेराइड होगा, है ना। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीसेकेराइड भी 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोसेकेराइड, एक हीटेरोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, सेम टू सेम जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो रिपीट होगा। होमो यानी सेम, तो सेम शुगर मॉलिक्यूल अगर थ्रू आउट द कंपाउंड, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द सब्सटेंस रिपीट होता है तो दैट इज होमोपॉलीसेकेराइड, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हीटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, कोई एक हो ज़रूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स हो सकते हैं जो साथ में मिल करके अगर एक कोई कंपाउंड बना रहे हैं। मान लो पहला है अल्फा ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है मान लो गैलेक्टोज, चौथा है मान लो मैनोज, बहुत रैंडम मैंने लिया है। तो अगर ये सब कंबाइन होकर अगर मान लो 600 यूनिट है वो बनाते हैं तो दैट इज हीटेरोपॉलीसेकेराइड, जिसके भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ हीटेरोपॉलीसेकेराइड इज नॉट अ ह्यूज कंसर्न फॉर यू। अभी आपको मेजरली होमोसेकेराइड पे फोकस करना है, क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है हीटेरो पे से नहीं आते, पर पॉसिबिलिटीज होमो से बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पॉलीसेकेराइड भाई साहब क्या है। मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होने चाहिए, प्लस ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हीटेरोपॉलीसेकेराइड। अब अपनी बुक में लिख दो, होमोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या होगा, वो होगा जो कि सेम टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हो तो होमोपॉलीसेकेराइड, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हो तो वो हीटेरोसेकेराइड होगा। तो होमोसेकेराइड के एग्जांपल्स,
सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है सेल्यूलोज, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे होमोसैकेराइड के एग्जाम्पल। दूसरा है काइटिन, तीसरा है स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लो। सेल्यूलोज और काइटिन है वो है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। लेकिन बाकी के जो तीन स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन है वो क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। यानी इसका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज का होगा, और उनका फंक्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाने का होगा। जैसे सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में काम आता है, काइटिन फंगाई के स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज प्लांट में काइटिन फंगाई के स्ट्रक्चर में काम आता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन तो हमको पता है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, और इन्यूलिन का मैं अभी आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद 2020 में। नेक्स्ट हीट्रोपॉलीसैकेराइड, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो पेप्टिडोग्लाइकेन, दूसरा है हाइलायुरोनिक एसिड, तीसरा है अगार। ये इनके बारे में हम बहुत ऐसे शॉर्ट में पढ़ेंगे, कुछ ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बाकी अलग दूसरे एग्जांपल्स भी बताती हूँ। एक हेपेरिन, एक हेमीसेल्यूलोज, उसमें क्या था? होमोपॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज था, इसमें क्या है? हेमीसेल्यूलोज। एक होगा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है हीट्रोपॉलीसैकेराइड के। सिर्फ आप एग्जाम्पल्स तक सीमित रखो, इतना कुछ पढ़ना नहीं है। जो डिटेल में होगा मैं एक बार आपको बता दूंगी, सुन लेना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा होमोसैकेराइड डिटेल में। सबसे पहले हम चालू करेंगे सेल्यूलोज से। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो इसकी सीरीज़ याद कर लो। क्यों सीरीज़ याद कर लो? क्योंकि अब आगे जाके मैं अगर पढ़ाऊंगी, पहले सेल्यूलोज पढ़ाऊंगी, फिर काइटिन पढ़ाऊंगी, फिर स्टार्च पढ़ाऊंगी, फिर ग्लूकोज पढ़ाऊंगी, ग्लाइकोजन पढ़ाऊंगी, फिर इन्यूलिन पढ़ाऊंगी। ये सब पढ़ा दूंगी मैं एक 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 करके, तो आगे जाके सब मिक्स हो जाएगा कि किसका बीटा ग्लूकोज था, किसका अल्फा ग्लूकोज था, किसका अमाइलोज था, किसका अमाइलोपेक्टिन था। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आगे भी नहीं समझ में आएगा नहीं तो सबसे पहले ना आप इसकी सीरीज याद कर लो कि हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहला सेल्यूलोज पढ़ा था, फिर काइटिन। देखो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, उसमें हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? प्लांट को देंगे। मतलब सेल्यूलोज प्लांट का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, तो प्लांट को प्रायोरिटी दी। दूसरा काइटिन इज फंगाई का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, आगे मैं बताऊंगी, पॉलीमर ऑफ नाग वगैरह जो भी है। सेल्यूलोज प्लांट का होता है, काइटिन फंगाई का होता है। तो हम लोग ने स्ट्रक्चरल में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी? प्लांट को। तो पहला सेल्यूलोज है, दूसरा काइटिन है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में अगेन स्टार्च पहले आएगा, फिर ग्लाइकोजन आएगा। ग्लाइकोजन हमारे अंदर, जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स के अंदर, और लास्ट में जो बच्चा है वो सबसे स्पेशल, सबसे जो इस दुनिया से अलग है वो है इन्यूलिन, तो वो एकदम लास्ट में आएगा। तो ऐसे आप सीरीज याद रख सकते हो। इसमें तो आपको मेन ऐसे तो एग्जाम्पल्स भी सिर्फ आपको ऐसे देख के आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर याद कर लो तो बहुत अच्छा है। इधर सेल्यूलोज आएगा, इधर हेमीसेल्यूलोज आएगा। हेपेरिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे एमबीबीएस में काम आएगा। हेपेरिन हो गया, हाइलायुरोनिक एसिड हो गया, अगार, ये सब खाली देख लो। मैं आगे पहले एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको सही लगे तो लर्न कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। एक बार तो पर लेकिन पढ़ना ही, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्यूलोज से। पहले लिख लो तो मैं मिटा दूँ, और क्या। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सबसे पहले तो आपको बात पता है क्या है, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। दूसरी बात, ये बना है बीटा ग्लूकोज से, यानी दिस इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। चलो बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ खुद से, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सबको आना चाहिए। अगर बीटा है तो OH ऊपर H नीचे। ये बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये कौन सा है कार्बन? ये फर्स्ट कार्बन है। ऐसा सेम अगर दूसरा मैं बनाऊंगी रिंग, तो ये कौन सा कार्बन होगा? 1 2 3 4th कार्बन होगा। तो अगर इनके बीच में कोई लिंकेज बननी चाहे
बननी चाहे क्या, बनेगी तो ही तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। H2O का H2O निकलेगा और इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो फिर इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये, बीटा, क्योंकि बीटा ग्लूकोज है और 1 और 4 के बीच में हो रहा है, इसलिए ये बीटा 1,4 लिंकेज है। कुछ डाउट इसमें, पहले करा चुकी हूँ। ये क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, बीटा ग्लूकोज से बना है। कितनी यूनिट, बीटा ग्लूकोज की 6000 यूनिट से बना है। आप देखो ई उल्टा 6 लगता है, तो ऐसे याद रख लो 6000 और 6000 मतलब 6 तो पता चल रहा है कि ई उल्टा है, तो ई और 6 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा, इसमें एल कितने, 3 एल है, तो इसमें 0 कितने होंगे, 3 होंगे। मैक्सिमम जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है वो है एल। एल कितने, 3, तो इसमें 3 0 होंगे, तो 6000 यूनिट्स ऑफ बीटा ग्लूकोज से बनता है सेल्यूलोज। समझे, दिस इज एन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अनब्रांच्ड का मतलब क्या हुआ कि उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, यानी कि जो भी बीटा ग्लूकोज होगा वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सीधी लाइन में जुड़ता जाएगा। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ से अगर जॉइंट है इस कार्बन से या इस कार्बन से जॉइंट है, तो वो ब्रांच हो गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ब्रांचिंग हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सेल्यूलोज में नो ब्रांचिंग, तो ऐसे सीधा 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 जाता जाएगा। कहाँ कहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन, जो आपका प्लांट पल्प से जो पेपर बनता है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज। ठीक है, दिस विल नॉट गिव आयोडीन टेस्ट। क्यों, क्योंकि अनब्रांच स्ट्रक्चर है। अब मैं बताती हूँ क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस तरीके का फॉर्म हो जाता है, ये भी अनब्रांच स्ट्रक्चर है, लेकिन आपस में से गोल 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 हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में हेलिक्स। तो जब ये हेलिक्स फॉर्म होता है तो क्या होता है, हम मान लो इसके अंदर आयोडीन डालेंगे, तो आयोडीन डालने की वजह से जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है यहाँ जो अंदर गोल गोल है ना, उधर अटक जाता है, तो इस वजह से वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है। लेकिन जो हमारा सेल्यूलोज भाई साहब है वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो एकदम सीधी चेन होती है, इस वजह से वो आयोडीन को बाइंड नहीं करती है, इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देती है। ठीक है, इतना समझे। क्या क्या हमने किया कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, बीटा ग्लूकोज से बना है, बीटा 1,4 लिंकेज होगी, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, 6000 यूनिट्स होगी बीटा ग्लूकोज की, और इसका एग्जाम्पल है पेपर। अब कुछ और मॉडिफिकेशन है सेल्यूलोज के, जैसे कि अगर सेल्यूलोज अपने आप को मॉडिफाई करके बनाता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, पहले नाइट्रेट करते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट कहाँ पे यूज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। क्या कर रही हूँ मैं, रॉकेट को स्म करके अगर उड़ाना है तो रॉकेट प्रोपल्शन में यूज होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है, इतना ठीक है। अगला कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सॉरी, ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है कॉस्मेटिक्स में एज अ सूदिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स। शायद लड़कियों को पता हो, मुझे पता है, मैं भी लड़की, पर मुझे इतना नहीं पता। और कहाँ यूज होता है, आइसक्रीम्स में यूज हो सकता है। ये है हमारा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि कार्बोक्सी जेंथेट, जेंथेट यानी ऐसे नाम सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ आर्टिफिशियल, तो इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिल्क। कौन कौन से हुए, सेल्यूलोज नाइट्रेट जो कि रॉकेट प्रोपल्शन में यूज होता है, इट इज अ पॉइजनस गैस।
कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सूदिंग एजेंट में, जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है या फिर आइसक्रीम्स में यूज़ होता है। कार्बोक्सी जेंथेट विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क। इसके अलावा और भी होता है सेल्यूलोज एसीटेट which is used in making of wrinkle proof fabric as well as shatter proof grass। अब ये क्या होता है, ग्रास नहीं सॉरी ग्लास, ये क्या होता है सर्च करके मुझे भी बता देना। तो ये है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में क्या मेन हमको याद रखना है कि ये बीटा ग्लूकोज से बनता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी लिंकेज होती है सेल्यूलोज में या एनॉल, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किससे बना है तो आप लिखोगे बीटा ग्लूकोज से बना है। कितने यूनिट है वो तो पूछने के चांसेस कम है, पर तो भी याद रखना, पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6000 यूनिट्स है, ये याद रखना है। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है, ये मेन पॉइंट्स है सेल्यूलोज के। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल है पेपर में सेल्यूलोज होता है। कुछ मॉडिफिकेशन है सेल्यूलोज के, मतलब सेल्यूलोज अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फाइनली कुछ फंक्शन कर रहा है, फाइनली किसी काम के आ रहा है। सेल्यूलोज भी काम का होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ सेल्यूलोज करेंगे, हम उसका मॉडिफिकेशन को भी हमारा काम लाएंगे, बिकॉज वी ह्यूमंस आर सो सेल्फिश। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट इज एन एक्सप्लोसिव गैस, इसीलिए दैट इज यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्शंस। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये या तो सूदिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स या फिर इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स। कार्बोक्सी जेंथेट आर्टिफिशियल सिल्क, सेल्यूलोज एसीटेट रिंकल प्रूफ ग्लास या फिर शटर प्रूफ रिंकल प्रूफ फैब्रिक और शटर प्रूफ ग्लास। हाँ, इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन अभी के लेवल पे आपके लिए इतना इनफ है, तो इतना याद रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, काइटिन। पहला कौन सा था, सेलुलोज। अभी हम क्या पढ़ेंगे, काइटिन। दोनों सी से हैं, मिक्स मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और काइटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा है बट उसमें से क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं, अगर आपको कुछ लिखना बाकी है तो लिख दो, तो मैं आगे काइटिन पढ़ाऊँ। चलो, काइटिन इम्पॉर्टेंट, मार्क कर दो, स्टार बना दो, आपको जो करना है कर दो। काइटिन सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, चलो पहले शुरू करते हैं। इट इज द पॉलीमर ऑफ नाग, नागिन, नाग नहीं, NAG यानी N एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अगर आपको याद है तो मैंने ग्लूकोसामिन बोला था, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो बना के देखते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है, ये है हमारा स्ट्रक्चर, इधर N एंड देन एसिटाइल ग्रुप, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा N एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये आगे 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 ऐसे पॉलीमर बनता जाता है, और यहाँ पर बॉन्ड बनता जाता है किन दो के बीच में, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। तो कौन सा बॉन्ड बना हमारा, यहाँ पे बना बीटा 1,4 लिंकेज। दो बात समझ में आई, पॉलीमर ऑफ NAG N एसिटाइल ग्लूकोसामिन, बीटा 1,4 लिंकेज। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ठीक है, इतना थोड़ा बहुत समझ लिया करो तुम लोग। मैं बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, हो सकता है कि मिस्टेक्स हो। एनीवेज, तो पहला पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इंपॉर्टेंट। दूसरा बीटा 1,4 लिंकेज, अगेन इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगाई, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। पहला तो ये फंगाई का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दूसरा एक और चीज, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थ्रोपोडा यानी उसके अंदर भी इंसेक्ट्स, विच इज द मोस्ट वाइडेस्ट क्लास, जो सबसे बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है
प्रीवियस ईयर में कि जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा है वो घुमा के क्वेश्चन पूछते, कैसे पूछेंगे, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा जो है वो किस चीज़ का पॉलीमर है, मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि काइटिन किसका पॉलीमर है। तो आपको ये याद रखना है, पहली चीज़ के फंगल बॉटनी में आप क्या पढ़ोगे कि वो फंगल सेलुलोज है, एंड और जोलॉजी में क्या पढ़ोगे कि वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा है। तो ये दोनों चीज़ याद रखने, दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेंगे, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, वो क्या है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या लिंकेज है उसमें, β1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है। अनदर थिंग, ये फंगाई के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। एक और चीज़ है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज काइटिन। याद रखना, इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड का पॉलीमर क्या है, तो वो हम बोलेंगे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। या फिर एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा में क्या लिंकेज है, ये भी पूछ सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे β1,4 लिंकेज। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं कि फंगल सेलुलोज किस चीज़ का बना है, ये भी पूछते हैं, तो वो क्या बोलोगे आप, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट है, तो फिर वो भी आप आंसर कर सकते हो, दैट इज काइटिन। तो काइटिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़ है वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो है स्टार्च, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद, विच इज़ अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अभी हमने क्या पढ़ा, वो था स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से दो, सेल्यूलोज, और दूसरा हमने अभी पढ़ा काइटिन। सेल्यूलोज किससे बना है, बीटा ग्लूकोज से, जो कि 6000 यूनिट से मिल करके बनता है। 6000 यूनिट्स कैसे याद किया हमने, जो सेल्यूलोज का ई है वो 6 का उल्टा है, और सेल्यूलोज में एल कितने, 3, तो 6000 यूनिट्स ऑफ बीटा ग्लूकोज। β1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, सिंपल सी बात है, और किस में प्रेजेंट होता है, पेपर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सेलुलोज की, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। दूसरा काइटिन, काइटिन अगेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बट ऑफ फंगाई। तो इसमें किस चीज़ का पॉलीमर है, ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, विच इज़ अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज इटसेल्फ। फिर उसके बाद ये इसका पॉलीमर है 2 जगह होता है। सबसे पहले तो फंगल सेलुलोज, फंगाई का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। दूसरा मेन चीज़ कहाँ पे होता है, इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्ट्स इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। मैक्सिमम जो भी आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर इंसेक्ट्स, विच इज़ अबाउट नियरली 70% ऑफ आर्थ्रोपोडा इज इंसेक्ट्स। ये पढ़ा। और लास्ट चीज, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज काइटिन। ये चीज़ याद रख लो, एकदम मुंह पे याद रख लो। चलो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टार्च। अब हो सकता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे क्योंकि हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन हम इसको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, मतलब बहुत थोड़ा करके समझेंगे। उससे क्या होगा, हमारा बहुत बेसिक क्लियर होके एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। मतलब एकदम ईजी करके समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले चीज़ जो हमको पता है, स्टार्च क्या है, स्ट्रक्चरल है कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि चलो वो बाद में बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दो चीज़ों से बना है, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। मतलब क्या, मतलब ये कि स्टार्च 2 चीज़ों से बना है, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन। मैं बताती हूँ क्या है। अमाइलोज एक चीज़ है, खाने वाली नहीं। अमाइलोपेक्टिन भी एक चीज़ है, अगेन खाने वाली नहीं। स्टार्च का 20 to 30% ऑफ द पार्ट इज मेड बाय अमाइलोज, बचा हुआ 70 to 80% is made by amylopectin. It is made by alpha glucose. It is also made by alpha glucose. Linkage alpha 1,4 glycosidic linkage. इसमें alpha 1,4 linkage plus alpha 1,6 linkage. अनब्रांच्ड
ब्रांचिंग आफ्टर एवरी 25 रेसिड्यूज। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत ही बढ़िया। मैं बताती हूँ। स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स के अंदर एक स्टोरेज फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल। उसमें दो चीज़ें होती है, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पहले तो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं सिर्फ ये बना रही हूँ अभी, आप लोग देख लेना। ये एक अल्फा ग्लूकोज है, दिख भी नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज है, ये तीसरा अल्फा ग्लूकोज है, ये एक है हमारे पास चौथा अल्फा ग्लूकोज, ये पांचवा अल्फा ग्लूकोज, इस तरीके से 100 है। अब इसमें दो तरीके की चीज़ होती है, एक अमाइलोपेक्टिन और दूसरा अमाइलोस। अमाइलोस क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? अगर हम दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में अगर मैं 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनाऊं, यानी कि मान लेते हैं ये वाला पार्ट, ये मैंने बना दिया 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। क्या है ये? 1,4। सो दिस पार्ट इज अमाइलोस। दिस पार्ट, ये मैं क्योंकि मैंने इधर मेंशन किया अल्फा ग्लूकोज है और अल्फा 1,4 लिंकेज बना रहे, तो ये पार्ट है अमाइलोस। लेकिन अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन वो है जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो बना रहे। सिंपल है, देखो हम लोगों को तो पता है ना 1 और 4 कौन कौन से हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 4 तो बना रहे, लेकिन साथ ही साथ एक और बना रहे हैं। यहाँ पर एक 6th कार्बन होता है, पता है आपको, CH2OH और नीचे H। तो हमने क्या देखा कि जो अमाइलोपेक्टिन है वो अल्फा 1,4 लिंकेज बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बना रहा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दैट इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन। ये आपस में तो ये 1,4 बनाएगा, लेकिन इस अनब्रांच स्ट्रक्चर के साथ एक एक्स्ट्रा ब्रांच जुड़ेगी 6th कार्बन पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के, विच विल फॉर्म अमाइलोपेक्टिन। यानी कि ये जो पार्ट बना, जो एक छोटा सा हमारा पार्ट था जिसमें स्ट्रेट चेन थी, वो था अमाइलोज का स्ट्रक्चर। लेकिन जो ब्रांचिंग बनी जिसमें 1,4 इसमें भी है 1,4 इसमें भी है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांच करने के लिए हमको 1,6 लिंकेज भी मिली, ये होगा हमारा अमाइलोपेक्टिन। मैंने क्या लिखा है? स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि वो प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म में यूज होता है। अब एक एक वर्ड आपको समझाऊंगी इस बोर्ड पे जो भी लिखा है। दूसरा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 पार्ट्स, एक अमाइलोस और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। यानी कि स्टार्च के अंदर कुछ ऐसे होंगे जो कि अनब्रांच्ड होंगे, सीधे सीधे जाते जाएंगे। जैसे कि मान लो ये मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अनब्रांच स्ट्रक्चर को, ये पूरा का पूरा अमाइलोपेक्टिन जाता जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल होगा, ऐसे करके जाता जाएगा। लेकिन क्या होगा, आफ्टर एवरी 25th यूनिट एक ब्रांच बनेगी, एक ब्रांच बनेगी। अगेन ये तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके साथ एक ब्रांच बनेगी। फिर उसके बाद आफ्टर 1 मोर, मान लो 25th इधर आया तो इधर भी एक और ब्रांच बनेगी, इसमें भी एक और ब्रांच, ऐसे ब्रांचिंग चलती रहेगी। तो दिस पार्ट इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन एंड दिस पार्ट इज नोन एज अमाइलोज। जहाँ पे अनब्रांच स्ट्रक्चर है वो अमाइलोज है, और जहाँ पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा इसमें, अमाइलोज विल फॉर्म 20 to 30% ऑफ द टोटल स्टार्च। वो थोड़ा छोटा पार्ट बनाता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन मेक्स द मैक्सिमम ऑफ स्टार्च, जो कि 70 to 80% है। दोनों ही चीज़ किससे बनी? अल्फा ग्लूकोज के। इसका मतलब देखो, स्टार्च तो ऑब्वियसली होमोपॉलीसेकेराइड है, तो हम अमाइलोज की बात करें या अमाइलोपेक्टिन की बात करें, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक ही कोई भी रेसिड्यू, एक ही कोई भी यूनिट होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर की, अल्फा ग्लूकोज की।
अमाइलोज में मैंने क्या बोला, अल्फा 1,4 लिंकेज होनी चाहिए, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 तो है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांचिंग करने के लिए मेजरली क्या होती है, अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। तो ये भी समझा। नेक्स्ट, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग शो करता है आफ्टर एवरी 25th यूनिट, यानी 1 to लेके 25 अगर आप काउंट करो तो एवरी 25th ग्लूकोज पे एक ब्रांच जाएगा, दैट इज व्हाट अमाइलोपेक्टिन इज। तो ये सिंपल है। इसके अलावा स्टार्च क्या करता है, आयोडीन टेस्ट देता है। जो अमाइलोज है वो आयोडीन के साथ देता है ब्लू कलर, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो देते हैं रेड वायलेट कलर। तो अल्टीमेटली अगर हम स्टार्च के अंदर आयोडीन डालें तो अल्टीमेट जो कलर आता है दैट इज़ अ वेरी डार्क ब्लू कलर विच शोज कि वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसे गोल 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 गोल, तो उससे आयोडीन अंदर फंस सकता है और वो कलर शो कर सकता है। अगर आयोडीन फंसेगा ही नहीं तो स्टार्च कलर शो करेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो है वो पॉजिटिव देता है। क्या पॉजिटिव देता है? आयोडीन टेस्ट। तो मैंने क्या बताया, एक बार सिर्फ वापस रिपीट कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से सुनना। स्टार्च क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, यानी कि वो प्लांट्स में स्टोरेज के फॉर्म में यूज़ होता है। दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है उसमें, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस 20 to 30% ऑफ द स्टार्च फॉर्म करता है, अमाइलोपेक्टिन 70 to 80% ऑफ द स्टार्च मेजरली जो है अमाइलोपेक्टिन करता है। एक और चीज़ जो मैं मेजर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भूल गई हूँ कि अमाइलोस के अंदर कितनी यूनिट्स होनी चाहिए अल्फा ग्लूकोज की। अमाइलोस के अंदर होनी चाहिए 100 से 200 यूनिट्स। 100-200 यूनिट्स अगर होगी अल्फा ग्लूकोज की तो वो अमाइलोस बन जाएगा। ये 20 to 30% ही है अमाइलोस। मान लो 70 to 80% मतलब कितना बड़ा नंबर होगा? वो होगा 2000 से ले करके 2 लाख तक यूनिट्स होने चाहिए। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि देखो अमाइलोस छोटा वर्ड है इसलिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले अमाइलोस दूसरा अमाइलोपेक्टिन लिखोगे। अब 2 का दोनों में 2 आना चाहिए, इसमें 200 होगा, एक में 100, एक में 1000, एक में लाख। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये इसमें 100-200 यूनिट्स होगी अल्फा ग्लूकोज की। अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाएगा, अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा और इट विल गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। अमाइलोपेक्टिन अल्फा ग्लूकोज 2000 से 2 लाख यूनिट्स होंगे विच विल फॉर्म अल्फा 1,4 लिंकेज भी और अल्फा 1,6 लिंकेज भी। ब्रांचिंग होगी आफ्टर एवरी 25th कार्बन। आयोडीन के साथ कौन सा कलर शो करेगा? रेड वायलेट। तो एज अ होल स्टार्च विल शो डार्क ब्लू कलर विच शोज के स्टार्च जो है वो आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव देता है। दिस रैप्स अप द स्टार्च वाला पॉइंट। लेकिन अभी 2 स्टोरेज पॉलीसेकेराइड अभी बाकी, जो कि है ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। ग्लाइकोजन और स्टार्च काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। ग्लाइकोजन में सेम अल्फा ग्लूकोज होता है जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज भी होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज भी होता है, लेकिन उसमें इतने नहीं, उसमें 30,000 यूनिट्स रिपीट होते हैं। तो पहले ये लिख लो फिर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं। अगर आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर वापस सीखना हो तो देख लो, ये है हमारा एक ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, ये हमारा दूसरा अल्फा ग्लूकोज, ये हमारा तीसरा अल्फा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे मान लो ब्रांचिंग हो गई, तो ये यहाँ पे क्या बना? अल्फा 1,4। इधर क्या बना? अल्फा 1,4। इधर क्या बना? अल्फा 1,4। इधर लेकिन क्या बना? यहाँ पे 6 कार्बन होगा तो यहाँ पे बनेगा, उल्टा हो गया, यहाँ पे 6 कार्बन होगा तो यहाँ पे बनेगा अल्फा 1,6। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ये हटा दो, ये सब इधर नहीं आएगा, ये उल्टा स्ट्रक्चर जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1,6 बनेगा अगर तो यहाँ पर 1,4 बनेगा। तो एक और इधर, यहाँ पे भी 1,4। सिमिलरली अगर यहाँ से भी ब्रांचिंग करनी हो तो ये 6 कार्बन है, यहाँ पे एक और होगा तो यहाँ पे 1,6, 1,4, 1,4। तो इस तरीके से मैं अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हमारी सारी अल्फा 1,4 की लिंकेज है। एक ब्रांचिंग हुई हमारी यहाँ पे 1,6 की,
फिर आगे जाके वापस 1,4 की लिंकेज है। मान लो यहाँ पे एक और 1,6 की ब्रांचिंग हुई तो एक और 1,4 की लिंकेज है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लिंकेजेस है 1,6 के और 1,4 के। तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है हमारा अमाइलोपेक्टिन। दिख रहा है बहुत सारा पार्ट बना रहा है वो 70 to 80%, और छोटू सा पार्ट है वो है अमाइलोस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज एज सिमिलर एज अमाइलोपेक्टिन फ्रॉम स्टार्च। तो ग्लाइकोजन में सबसे पहला क्या, अगेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। सबसे पहला तो हमारा यही पॉइंट आता है, क्या, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। दूसरा कि दिस इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। सेम हमने पहले क्या किया था, पहले हमने पढ़ लिया था सेल्यूलोस, उसके बाद हमने पढ़ा था काइटिन। तो काइटिन इज फंगल सेल्यूलोस। तो अब हमने पहले पढ़ा स्टार्च, दूसरा हमने पढ़ा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, हम सब कुछ प्लांट के जैसे कर रहे हैं ऐसा। तो ये एनिमल स्टार्च है, दिस रिजेंबल्स एग्जैक्टली अमाइलोपेक्टिन। यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, उसमें होगा अल्फा ग्लूकोज होगा, अमाइलोपेक्टिन में भी था। दूसरा इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, अमाइलोपेक्टिन में भी था। दूसरा इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज भी होगा ब्रांचिंग के लिए, उसमें भी था। लेकिन कुछ डिफरेंस है, जैसे कि अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज एवरी 25 यूनिट्स बाद हो रहा था, लेकिन इसमें आफ्टर एवरी 13 to 14 यूनिट्स लिंकेज विल बी शोन। पहली डिफरेंस। दूसरी चीज़ का डिफरेंस है कि स्टार्च में जो अमाइलोपेक्टिन था उसके अंदर यूनिट्स कितने थे, 2,000 to 2 लाख। इसमें यूनिट्स कितने होंगे, 30,000 यूनिट्स। बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। ग्लाइकोजन में इतना ही, इट इज़ अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये एनिमल में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इसलिए दिस इज एनिमल स्टार्च। ये दिस इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, यानी कि ये अल्फा ग्लूकोज से बना है, अल्फा 1,4 प्लस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करेगा। सिर्फ दो चीज़ में डिफरेंस है, अमाइलोपेक्टिन में कितने रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग हो रही थी, वो हो रही थी 25। अब ये एवरी 13-14 यूनिट्स के बाद हो रही है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। लास्ट 30,000 यूनिट्स का बना है ये। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्यूलिन, मार्क कर दो। इन्यूलिन क्या है, इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंपाउंड इसमें से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शो करता है। दूसरा प्रोटीन का भी था बट उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आया था, इन्यूलिन कौन सा बॉन्ड शो करता है, कौन सा बॉन्ड शो करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आया, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शो करता है। किसका पॉलीमर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है ये। इट इज़ फाउंड इन रूट्स ऑफ डेलिया प्लांट। ये तो बेसिक बात हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इंसुलिन की, वो ये है कि दिस इज यूज ड्यूरिंग किडनी फेलियर। इसके पीछे क्या कहानी है पहले सुन लो, फिर उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में अपने नोट्स में लिख देना। किडनी कैसी होती है, ऐसी सुंदर सी दिखती है किडनी का नेफ्रॉन। अगर आपने एक्सक्रीशन नहीं पढ़ा है, बचपन में तो पढ़ा ही होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए थोड़ा आइडिया रहता है, लेकिन कोई बात नहीं समझ में आए तो थोड़ा समझने की कोशिश तो करो। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ब्लड का कंटेंट आएगा वो यहाँ पे फिल्टर होगा। तो इस फिल्टर होने को एक प्रोसेस होती है कि कितने टाइम पे कितनी चीज़ें फिल्टर हो रही है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो ये। अब एक्चुअली में क्या होता है, इन्यूलिन अगर हम बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो इन्यूलिन हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होती, वो पूरी की पूरी जैसे आए वैसे निकल जाती है नॉर्मल बॉडी के अंदर, नॉर्मल इंसान के अंदर, नॉर्मल सब्जेक्ट के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन कुछ जगह पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि हमने हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जिसमें हमको टेस्ट करना है उस बॉडी के अंदर हमने डाला इन्यूलिन अब क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, तो जितना अमाउंट हमने इन्यूलिन डाला उतना का उतना बाहर निकल जाना चाहिए। प्लस
कितने टाइम में कितना इन्यूलिन बाहर निकल रहा है हम वो मेजर कर सकते हैं। तो वो एक मेथड होती है मेजर करने की, हम उससे मेजर कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारा का सारा निकल रहा है या नहीं निकल रहा, पूरा का पूरा फिल्टर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये इन्यूलिन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हम इसकी जगह क्रिएटिनिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, जो नेचुरली हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सब सीक्रेट हो जाता है। बट ऑलमोस्ट कुछ पार्ट ऐसा है जो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से वो परफेक्ट टेस्ट नहीं दे पाता। अब देखो, इन्यूलिन हम बाहर से दे रहे, तो सेफ ऐसे देखा जाए तो क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर लेकिन क्योंकि क्रिएटिनिन बराबर एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, इसीलिए इन्यूलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्यूलिन हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं और फिर सारा का सारा निकल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होता या रीअब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। उससे हम लोग एक वो जो प्लाज्मा कितना फिल्टर हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो हम मेजर कर सकते हैं। और इन्यूलिन सारा का सारा आ रहा है यानी फिल्ट्रेशन पूरा हो रहा है या नहीं, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्यूलिन क्लियरेंस विच ऑकर्स ड्यूरिंग किडनी फेलियर। इन्यूलिन क्लियरेंस नहीं होता। अगेन मेरी बात याद रखना, इन्यूलिन इज़ डिफरेंट, इंसुलिन इज़ डिफरेंट। पेपर में जब क्वेश्चन आया था ना, नीट 2020 का क्वेश्चन है, इन्यूलिन और इंसुलिन में बहुत कंफ्यूज किया था। लेकिन इन्यूलिन है जिसमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, और इन्यूलिन ही है जो किडनी फेलियर के टाइम पे क्लियरेंस के लिए या टेस्ट करने के लिए यूज़ आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसको लिख लो। अब ये हमारे होमोपॉलीसैकेराइड खत्म हो गए। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने स्ट्रक्चरल पढ़ा था, जिसमें क्या क्या था। सबसे पहला सेल्यूलोज था, जिसमें बीटा ग्लूकोज के लिंकेज थे, 6000 थे, और ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, काइटिन पढ़ा था, जो किसका पॉलीमर है, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, फंगल सेल्यूलोज, और दूसरा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। ये था हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सिर्फ ग्लिम्स दे रही हूँ, याद रहेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। अब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में 3, सबसे पहला स्टार्च, दूसरा हमने पढ़ा ग्लाइकोजन, तीसरा इन्यूलिन। स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज में 1,4 होगा, अमाइलोज में 1,4 और 1,6 होगा, अमाइलोपेक्टिन में अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, 100 to 200 यूनिट्स, 2000 to 2 लाख यूनिट्स। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 20 to 30%, 70 to 80%। ये खत्म हो गया हमारा स्टार्च। स्टार्च विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, याद रखना। तो ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, एकदम डार्क ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में मैंने आयोडीन टेस्ट नहीं बताया, इट विल गिव रेड कलर विद आयोडीन। ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड बाय अगेन अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन के जैसा सिमिलर है, वेरी मच ब्रांच स्ट्रक्चर। अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों होंगे। 13 to 14 यूनिट्स पे ब्रांचिंग हो जाएगी, और 30,000 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। एनिमल स्टार्च चाहिए। लास्ट इन्यूलिन, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ऑब्वियसली हम वही पढ़ेंगे। दूसरा, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। तीसरा कि ये किडनी फेलियर के टाइम पे इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट के टाइम पे काम आता है। एंड लास्ट, इट इज़ फाउंड इन रूट ऑफ डेलिया प्लांट। ठीक है, ये हमारा होमोसैकेराइड हुआ। नेक्स्ट हम हीट्रोसैकेराइड के सिर्फ 3 जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगी, डीप में हम नहीं जाएंगे, खाली ऐसे ऊपर ऊपर से टच करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल गो ऑन टू अमाइनो एसिड। चलो हीट्रोपॉलीसैकेराइड भी पढ़ते हैं। पहला पेप्टिडोग्लाइकन, हम 2 ही पढ़ते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलायोनिक एसिड। बहुत एड्स में देखा है हाइलायूरोनिक एसिड क्या है। चलो, पेप्टिडोग्लाइकन अभी हीट्रोपॉलीमर है। इसका मतलब ये एक से, ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ हो, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ शुगर होंगे जिसका कॉम्बाइन करके ये बना है। अब आपकी खुशी के लिए बोल दूँ, इसमें सिर्फ 2 ही है। पेप्टिडोग्लाइकन में नाग नाम है। नाग नाम क्या है वो मैं बताती हूँ। दूसरा हाइलायूरोनिक एसिड में नाग तो है, प्लस दूसरा क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। NAG आपको पता है, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, NAG। दूसरा NAM, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ऑल्टरनेटिवली पहले NAG फिर NAM, फिर NAG फिर NAM, तो नागनाम ऐसे प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया।
कैसे होगा देखो, NAG होगा, NAM होगा, एक और NAG होगा, एक और NAM होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। प्लस इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बॉन्ड होंगे, वो कैसे बॉन्ड होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम लोग अभी भी कार्बोहाइड्रेट पे ही हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक मैं आपको खासियत बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अच्छे से सुनना। जो लाइसोसोम है, लाइसोजाइम, वो क्या करता है, ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देता है। अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा। अब उसका कोई काम नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को मार ही रहा है ये। अल्टीमेटली ये सारे अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया के इस ग्लाइकोसिडिक, सो आई एम सो सॉरी, इतनी देर से बैटरी डेड हो गई थी। मैं बंद कैमरा पे ही बोले जा रही थी। हम वो पेप्टिडोग्लाइकन पे बंद हो गई थी, तो मैं वहीं से इस चालू करती हूँ वापस से। पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलायुरोनिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना है, एक नाग नाम, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दो चीज़ों से बना है। क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। किस में प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। और कैसे प्रेजेंट होता है, एक नाग, दूसरा नाम, एक और नाग, दूसरा नाम। तो ये जो दो के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या होता है, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। तो हमारे पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो अगर लाइसोजाइम होगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बैक्टीरिया का काम तो तमाम, वो तो गई। इसीलिए अगर आपको याद हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो टीयर्स के अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए टीयर्स की मदद से हम अपनी आँखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। रिलेट कर पा रहे हो, ईजी, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से पेप्टिडोग्लाइकन दो चीज़ से बना होता है, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन विच इज़ अ अमाइनो शुगर। अगर आपको याद है, मैंने डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर ऐसे कुछ कराया था एंड फर्स्ट लेक्चर में। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दो चीज़ से बना है। ऑल्टरनेटिवली पहले NAG होगा, फिर NAM होगा, NAG होगा, NAM होगा। बैक्टीरिया में होता है, और दो के बीच में ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम के अंदर ये फंक्शन है कि वो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सके, यानी बैक्टीरिया का काम तमाम कर सके। यही लाइसोजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स के अंदर। अब इसमें भी NAG प्रेजेंट है, इसमें भी NAG प्रेजेंट होगा, अगेन अमाइनो शुगर। इसके साथ साथ होता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे, ये हाइलुरोनिक एसिड के कंटेंट्स हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि इट हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन। किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक कार्टिलेज की और एक टेंडन की। सिंपल, कुछ भी ऐसे हाई फाई नहीं, सिर्फ इतना सिंपल सा याद रखना है। इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है पॉलीसेकेराइड। हमने क्या कंप्लीट करा, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, जो कि थोड़ा लंबा है, आई नो लंबा है, पर लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक करोगे तो क्वेश्चंस आपके मोस्टली बन जाएंगे, 95% तो बन ही जाएंगे। मेन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ाया था, वहाँ से आते हैं, पॉलीसेकेराइड से आते हैं, डाइसेकेराइड से क्वेश्चन आते हैं। तो सब करना अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सब जो सॉल्व करते हैं वो करना, बुक पढ़ना, तो आपको आएगा। ये नोट्स जो बनाए हैं वो भी पढ़ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड से। ओके,
अमाइनो एसिड, प्रोबेबिलिटी है आगे मैं अमाइनो एसिड को ए लिखूंगी। इससे पहले मैं एक बात बोलना भूल गई, कार्बोहाइड्रेट में एक पॉइंट ऐड कर लेना खाली कि ग्लाइकोजन और स्टार्च उसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। इसके 4 कारण हैं कि क्यों हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला कि उसको हम लोग बल्क में यूज़ कर सकते हैं, उसको बल्क में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कि वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। कौन? स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आप समझोगे कि वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, केमिकली भी वो इनएक्टिव होते हैं, तो फिर हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि अभी वो रिएक्ट तो करेंगे नहीं। लास्ट कि वो अगर हमको उस एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, उनके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे और हम अपना काम निकलवा देंगे। एकदम सिंपल सा है। 4 कारण की वजह से हम एक तो उसको बल्क में स्टोर कर सकते हैं, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, केमिकली इनएक्टिव होते हैं, प्लस हम उसके बॉन्ड ब्रेक करके हम उसकी एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अमाइनो एसिड्स पे। अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। दूसरा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये क्या है भाई? 2 मिनट में बताती हूँ। एक और पॉइंट, देयर आर टोटल 21 अमाइनो एसिड्स। अब ऐसे तो 22 हो गए हैं, 23 हो गए आई गेस, बट लेकिन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 21 है तो हम वही रखेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या है हम देखेंगे। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C, ऊपर H, इधर H, इधर H, इधर H। ठीक है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन यानी मीथेन को सब्स्टिट्यूट किया है, जैसे कि ये कार्बन तो कार्बन ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट किया हमने कोई एसिड से, यानी COOH, तो एक हम एसिडिक ग्रुप लगाएंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बेस से, यानी NH2 से। ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम R से, यानी एल्केन से। एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, कोई एसिड भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी R हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एल्केनो, कोई भी R ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। और ये H तो H ही रहेगा। तो बेसिकली अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये 3 चीज़ तो एकदम कॉमन रहेगी, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, ये है R। क्या मैं अमाइनो एसिड को ऐसे लिख सकती हूँ? क्या ये सही अमाइनो एसिड है? मेरे को बोलो। एक और भी लिखती हूँ। इन तीनों में से तीनों सही अमाइनो एसिड है कि नहीं? ये वाला जो है ये गलत है, यहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे बेस आना चाहिए, जो कि सिर्फ NH2 होगा और उसके अलावा कोई नहीं होगा। ये सही है क्योंकि R में ये लिया है ना, R में तो कुछ भी हो सकता है, CNH2 हो सकता है, CCOOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है। पर लेकिन ये सही है, ये गलत है, यहाँ पर कुछ नहीं। ये 3 चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी अमाइनो एसिड में, वो चेंज नहीं होगी। एक NH2, एक हाइड्रोजन और एक COOH, यही रहेगी। एक और बात, ये जो सेंटर वाला कार्बन होता है ना, जिसमें एक साइड बेस, एक साइड एसिड, एक साइड H, एक साइड R होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसको याद रखना, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड या बेसिक अमाइनो एसिड। पहला तो ये प्रोटीन बनाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि ग्लूकोज आगे जाके, जैसे मोनोसेकेराइड आगे जाके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, वैसे ये अमाइनो एसिड इज़ अ मोनोसेकेराइड, प्रोटीन इज़ अ पॉलीसेकेराइड। बहुत ऐसे वाइड एक्सप्लेनेशन है। मोनोसेकेराइड नहीं है, वो एक यूनिट है। अमाइनो एसिड एक यूनिट है, बहुत सारी अमाइनो एसिड मिल करके बनाती है प्रोटीन। मैंने ऐसे बहुत सारी, इट इज़ एक्चुअली बहुत सारी, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा ये मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, और तीसरा देयर आर 21 अमाइनो एसिड, जिसको अभी हम क्लासीफाई करेंगे। ओके, तो हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 3 टाइप की। ऑन द बेसिस ऑफ OTB, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी, जिसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगी। मतलब सिंपल कि वो सिंथेसाइज हमारी बॉडी में होता है कि नहीं होता।
पहला है एसेंशियल, दूसरा है सेमी एसेंशियल, तीसरा है नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल नाम सुन के आपको क्या लग रहा है कि क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो अमीनो एसिड है ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि वो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे डाइट में। सो अमीनो एसिड दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम डाइट, दैट आर एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब उनको हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद ही बनाएगी। तो अमीनो एसिड दैट द बॉडी सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ, सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सिंपल। अब सेमी एसेंशियल का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप इन्फेंट हो तब ये हमारे अंदर सिंथेसाइज नहीं होंगे। इन्फेंट में वो एसेंशियल होंगे, हम लोगों को बाहर से लेने पड़ेंगे, लेकिन एज यू बिकम एन अडल्ट वो बन जाएंगे नॉन एसेंशियल। तो वो होते हैं सेमी एसेंशियल, मतलब आधे ही एसेंशियल है। जब हम छोटे हैं तब हमको बाहर डाइट में से लेने पड़ेंगे, लेकिन अडल्ट हो जाते हैं तो वो हम लोग खुद ले सकते हैं। अब अमीनो एसिड बाहर से जो लेने पड़े एसेंशियल अमीनो एसिड, उनका काउंट होता है 8 नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट में। लेकिन क्योंकि इन्फेंट में ये भी होते हैं तो इन्फेंट के अंदर हो जाते हैं 10, यानी कि सेमी एसेंशियल कितने? 2 है। मैं आपको बताती हूँ क्या। अमीनो एसिड हमारे पास कितने पास है? 21। तो क्या हम सारे के सारे अमीनो एसिड के नाम लर्न करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे लर्न, पर अभी क्या करेंगे, हम एसेंशियल के नाम याद कर लेंगे जो कि 8 होंगे नॉर्मल एडल्ट में। सेमी एसेंशियल जो कि 2 ही है सिर्फ, जो कि बच्चों में पहले एसेंशियल है बाद में नॉन एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल जो बच्चे हुए होंगे वो नॉन एसेंशियल होंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ MCQs मार्क करना है ना। तो सेमी एसेंशियल खत्म कर दे। एक आर्जिनिन और एक हिस्टिडिन, ये तो 2 सेमी एसेंशियल है। अब एसेंशियल के 8 मैं पहले लिख देती हूँ। पहला ट्रिप्टोफान, दूसरा थ्रियोनिन, उसके बाद फिनाइलएलानिन, मीथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो एसेंशियल हमारे पास ये 8 है, सेमी एसेंशियल ये 2 है, बाकी के बच्चे में नॉन एसेंशियल। अब ये मैंने इतना बड़ा क्या लिख दिया? देखो, इसको याद तो करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे याद करते हैं। ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, मीथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। तो हमको क्या करना है? ट्राई करना है 3 फिनाइल को मीथेन के साथ मिक्स करना है। 3 फिनाइल, 3 हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ये फिनाइल, फिनॉल का या फिनाइल जो भी है, तो ये 3 फिनाइल को हम लोगों को किसके साथ मिक्स करना है? मीथेन के साथ। ट्राई करना है 3 फिनाइल को मीथेन के साथ मिक्स करके, और इसको मिक्स करके किसके अंदर डालना है? वेनिला आइसक्रीम के अंदर। ये क्या हो गया? ट्राई करना है 3 फिनाइल को मीथियोनिन में मिक्स करने का, फिर वेनिला आइसक्रीम में डालना है, और बाकी के जो 2 बचे हैं वो ल्यूसिन और लाइसिन, बाद में इसको तोड़ देना है। लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो बाद में ये सब मिक्स करके उसको फेंक देने, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये फिनाइल थोड़ी पियेंगे, पीना भी मत गलती से भी। तो ना फिनाइल पियेंगे ना मीथेन हम पियेंगे, या जो भी गैस है उसको इनहेल करेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको फेंक देंगे, लाइसिस कर देंगे, उसकी तोड़ देंगे। ल्यूसिन आप खाली याद रख लो, ल्यूसिन वो इंसान का नाम है जो ये सब कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टुडे द PM इज़ वेरी इल, ऐसे करके
खाली इनिशियल लेटर्स, अगर आपको वैसे याद रखना हो तो। बहुत फेमस निमोनिक है ये। टुडे द PM इज़ वेरी इल। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आपको वैसे याद रखना तो भी कोई बात नहीं। और 2 जो है वो आर्जिनिन हिस्टीडीन बच्चों में एसेंशियल होते हैं और बड़े होते हैं तो नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन है। आगे हमें और भी क्लासिफिकेशन पढ़नी है जिसको हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। हम सबके एग्जाम्पल्स के साथ सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। कार्बोहाइड्रेट हो गया कंप्लीट फाइनली, तो कर लेना सॉल्व। अमाइनो एसिड पे आएंगे नेक्स्ट टाइम पे, प्रोटीन भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो।